हाय गाइस, वेलकम बैक टू ज्यूरिस एकेडमिया। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट सीरीज़ की सेकंड क्लास है। इसके पहले वाली क्लास में हमने बेसिकली इंट्रोडक्शन देखा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता क्या है। हमने इस एक्ट की स्कीम देखी थी और इसकी एसेंशियलिटी देखी थी कि इसकी आज के टाइम पे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस ये होल्ड करता है, मर्केंटाइल लॉ में इसका क्या रोल है। और हमने इसका एक इंट्रोडक्शन देखा था। ऑल राइट, तो आज से हम फुल फ्लेज ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी उसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फुल फ्लेज्ड डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हैं। हर चीज़ को हम बहुत ही माइन्यूटली कवर करेंगे, सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज चीज़ें चलेंगी। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। फर्स्टली वी हैव प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी का मतलब क्या होता है? सो इट्स नथिंग, वी कैन से डैट कि प्रीलिमिनरी बेसिकली रेफर्स टू एन इनिशियल चैप्टर और सेक्शन। ठीक है, ये इनिशियल चैप्टर या सेक्शन होता है दैट कंटेन सम फाउंडेशनल एलिमेंट ऑफ एनी एक्ट और एनी लॉ, लाइक एक्ट की शॉर्ट टाइटल, उसकी कमेंसमेंट डेट, उसकी स्कोप, उसकी क्रूशियल डेफिनेशंस एंड ऑल। वी कैन ऑल्सो से डैट कि जब भी आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि हमें उसका एक इंट्रोडक्शन मिल जाए, उसकी आइडेंटिटी हम जान जाएं। तो प्रीलिमिनरी जो होती है वो किसी भी चीज़ की यानी एक्ट की आइडेंटिटी देने का काम करती है। ऑल राइट, ठीक है। सो जो ये प्रीलिमिनरी होती है ना, वो एक तरीके से हमें बताती है कि हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं या जो चीज़ करने वाले हैं, जो जिस एक्ट से हम डील करने वाले हैं, उसकी फाउंडेशन क्या है, उस एक्ट का नाम क्या है, वो कब अस्तित्व में आया, उसकी इन्फोर्समेंट क्या है, वो क्या चीज़ें कवर करती है, उसकी स्कोप क्या है एंड एवरीथिंग एल्स। ठीक है, लाइक स्कोप, उसकी क्रूशियल डेफिनेशंस एंड एवरीथिंग एल्स। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि फुल फ्लेज जब आप एक्ट स्टार्ट करो, वो स्टार्ट करने से पहले आप इसके बारे में कुछ इनिशियल असेसमेंट जान जाओ, कुछ लीगल पॉइंट्स जान जाओ जिनके ही ऊपर ये सारा एक्ट आधारित है। ओके, सो सेक्शन 1 डील्स विथ शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल, इसके अलावा एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट से सेक्शन 1 डील करता ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एज वी नो डैट कि इस एक्ट का जो नाम है, जो शॉर्ट टाइटल है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। अभी हम इन्फोर्समेंट को जानेंगे। सो वी हैव टू थिंग्स, एक तो इन्फोर्समेंट होती है और एक दूसरी होती है हमारे पास इनैक्टमेंट। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स? इन्फोर्समेंट और इनैक्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? तो इनैक्टमेंट बेसिकली उस दिन को कहते हैं जिस दिन कोई भी एक्ट बन के तैयार होती है और उस पर प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है। और इन्फोर्समेंट वो डेट होती है जिस दिन जो एक्ट हमने मतलब हमारे पास बन के तैयार हुआ है, वो पूरी कंट्री में जिस दिन से एप्लीकेबल होता है या फिर जिस दिन से वो एक्ट लागू किया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक्ट अगर बना है हमारी कंट्री में तो पूरे इंडियन टेरिटरी के अंदर ही वो एप्लीकेबल होगा। कहीं कहीं उसके एक्सेप्शन भी होते हैं, ये अलग की बात है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो डेट ऑफ इनैक्टमेंट है वो 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल 1872 को ये एक्ट बन के तैयार हुआ था और प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी। ठीक है, और इन्फोर्समेंट इसकी 1 सितंबर 1872 को है। मतलब 1 डे ऑफ सितंबर 1872 से ये हमारे इंडियन टेरिटरी में ये एप्लीकेबल हुआ था, लागू हुई थी। एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, इसकी एक्सटेंड की बात कर रहा है कि ये कहाँ कहाँ अप्लाई है, इसका विस्तार कहाँ तक है, तो होल ऑफ इंडिया में है। 2019 के पहले जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 370 था जो स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता था टू जम्मू एंड कश्मीर, उस टाइम पे क्या था कि ये एक्ट वहाँ पे एप्लीकेबल पूरी तरीके से नहीं होती थी। लेकिन जब 2019 के अंदर आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रिपील कर दिया गया, उस टाइम के बाद क्या हुआ, हमारे एक्ट में जहाँ एक्सेप्ट फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टर्म लिखा रहता था उसको हमारे एक्ट से हटा दिया गया है। जिसका कहने का मतलब है कि अब ये जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। जम्मू एंड कश्मीर में भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वहाँ पर भी ये एक्ट जो है वो अप्लाई होगी, वहाँ पे भी इसका विस्तार है। ठीक है, व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट? अब कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो जब हम डेफिनेशन क्लॉजेस में जाएंगे, जब हम इंटरप्रिटेशन क्लॉज को डील करेंगे, तो वहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर हमें कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देखने को मिलेगी कि कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। तो उसके अंदर बेसिकली सिर्फ इतना ही कहा जा रहा है डेफिनेशन में कि एन अग्रीमेंट
एंड अग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में हमारे पास टू थिंग्स हैं, दो चीज़ें हैं हमारे पास। पहला तो एक अग्रीमेंट होना चाहिए प्लस इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होनी चाहिए, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो अग्रीमेंट होना चाहिए, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। जब एक अग्रीमेंट होगा और वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाएगा, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसको हम डिटेल्ड वे में पढ़ेंगे जब हम सेक्शन 2 क्लॉज एच को पढ़ेंगे, अलॉन्ग विथ ऑल द एसेंशियल एलिमेंट एंड लैंडमार्क जजमेंट्स, इलस्ट्रेशंस एंड अदर एग्जाम्पल्स। अभी हम बस इतना समझ लेते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर या फिर कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहला या सबसे इनिशियल स्टेप जो हमारे पास होता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो ऑफ़र या प्रपोजल होता है। ठीक है, ऑफ़र देना या प्रपोजल देना, ये दोनों टर्म्स सेम हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है। अगर ऑफ़र लिखा हो या प्रपोजल लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होता है। बस दोनों में ये डिफरेंस है कि एक शब्द जो है वो इंग्लिश लॉ में यूज़ किया गया है कॉमन लॉ में, और एक शब्द का जो यूज़ है वो इंडियन लॉ में किया गया है। सो ऑफ़र एंड प्रपोजल बोथ आर सेम। जब ऑफ़र एंड प्रपोजल दे दिया जाएगा तो उसकी एक्सेप्टेंस होगी। उसके बाद का स्टेप जो है वो प्रॉमिस होता है, फिर कंसिडरेशन है, फिर अग्रीमेंट है, उसके बाद इनकी लीगली इन्फोर्सिबिलिटी देखी जाएगी, एंड देन फाइनली हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ये फाइनल स्टेप होता है। ऑल राइट, अब हमने जितने भी स्टेप्स पढ़े हैं इनको हम बहुत ही डिटेल में आगे पढ़ेंगे, तो अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस जो इस एक्ट के अंदर दिया गया है सेक्शन 2 में, जो कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज का मतलब डेफिनेशन क्लॉज भी होता है। कहीं कहीं ये डेफिनेशन क्लॉज के नाम से जाना जाता है और कहीं कहीं इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो जब आप कोई भी एक्ट देखेंगे जो कि कोडिफाइड है, तो वहाँ पे डेफिनेशन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज दी रहती है, क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनके साथ आप बार बार काउंटर करोगे। जब भी आप थ्रू आउट द एक्ट जब भी आप देखोगे, तो आगे जाके कोई एम्बिग्विटी या अनसर्टेनिटी अराइज ना हो, इसीलिए पहले ही हमें डेफिनेशन दे दी जाती है ताकि टर्म्स के जो मीनिंग है वो बहुत ही क्लियरली हमारे माइंड में सेट हो जाए। ऑल राइट, तो सेक्शन 2 के अंदर इंटरप्रिटेशन दिया गया है। जो सबसे पहला डेफिनेशन है हमारे पास वही प्रपोजल है, जिसको हम ऑफ़र भी कहते हैं। ठीक है, प्रपोजल या ऑफ़र, ठीक है, बोथ आर द सेम थिंग। प्रपोजल और ऑफ़र दोनों सेम थिंग है। अब होता क्या है ये प्रपोजल या ऑफ़र, इसको समझते हैं। तो जो एक्ट के अंदर एक स्टैंडर्ड ये डेफिनेशन दी गई है, ये जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक्ट के अंदर दी गई है, इसको समझने से पहले हम बेसिकली एक लेमैन की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, तो सपोज इट मैंने आपको एक ऑफ़र दिया, या फिर आप भी मुझे एक ऑफ़र दे सकते हो डैट मान लो मैं आपको ऑफ़र दे रही हूँ कि वुड यू लाइक टू परचेज़ माई फ़ोन, क्या आप मेरा फ़ोन ख़रीदना पसंद करोगे। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं ज़बरदस्ती आपके ऊपर प्रेशर डालूंगी कि भैया आप मेरा फ़ोन ले लो, मेरा फ़ोन ख़रीद लो। ऐसा नहीं होता है, मैं आपको प्रेशराइज़ नहीं कर सकती। मेरी तरफ से अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है आपके साथ फ़ोन को बेचने का और आपको फ़ोन को ख़रीदने का, तो हमें प्रॉपर हमने जो स्टेप्स ऊपर पढ़े हैं उसको फॉलो करना होगा। तो सबसे पहले अगर मुझे अपना फ़ोन आपको बेचना है, तो मैं प्रॉपर्ली आपके पास एक प्रपोजल लाऊंगी या फिर ऑफ़र रखूंगी आपके सामने कि वुड यू लाइक टू परचेज़ माई फ़ोन, क्या आप मेरा फ़ोन ख़रीदना पसंद करोगे। ठीक है, मैं उसकी जो भी प्राइस है वो फिक्स करूँगी कि मैं अपना फ़ोन कितने में बेचना चाहती हूँ, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, वॉट एवर जो भी उसकी प्राइस होगी मैं वो फिक्स करूँगी। अब मैं अपनी इच्छा आपके सामने व्यक्त कर रही हूँ, मेरी इच्छा है कि आप मेरा फ़ोन ख़रीदो। ठीक है, अब मैं अपनी इच्छा क्यों व्यक्त कर रही हूँ, कोई भी पर्सन अपनी इच्छा क्यों व्यक्त करता है किसी के सामने, ताकि जिसके सामने इच्छा व्यक्त करी जा रही है, अपनी विलिंगनेस शो करी जा रही है, वो पर्सन का कंसेंट लिया जा सके, उसका एसेंट लिया जा सके। इन शॉर्ट यही प्रपोजल होता है। ठीक है, अभी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में लिखा है कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, जब एक व्यक्ति अपने इच्छा को किसी दूसरे के सामने प्रेजेंट करता है, सिग्निफाई करता है, प्रस्तुत करता है, जब एक व्यक्ति अपने इच्छा को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करता है, तो डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी काम को करने या किसी काम को ना करने के लिए, विद द व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस,
इस इच्छा के साथ, इस उद्देश्य के साथ कि जिस पर्सन के सामने वो अपने विलिंगनेस को, अपने इच्छा को प्रेजेंट कर रहा है, वो पर्सन उस काम को करने या ना करने पे अपनी एसेंट दे, अपना कंसेंट दे। इसी का मतलब होता है डैट ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल, कि वो पर्सन प्रपोजल दे रहा है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज इट, दो पार्टी है, एक ए है और बी है। जो पार्टी ये ए है वो बी को अपनी विलिंगनेस शो कर रही है, ठीक है। पार्टी ए बी को अपनी विलिंगनेस शो कर रही है डैट आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस टू यू, ठीक है। जो पार्टी ए है वो बी को अपनी विलिंगनेस शो कर रही है। यहाँ पे लिखा है ना, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, तो वन पर्सन यानी पहला व्यक्ति ए हो गया, ही सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू बी, ये बी को अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहा है, ये बी को अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहा है। टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, वो क्या करने के लिए सिग्निफाई कर रहा है, डैट आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस टू यू। To do or to abstain from doing anything with the view to obtain the assent of that other to such act or abstinence। इस व्यू के साथ ये अपने इच्छा बी के सामने प्रस्तुत कर रहा है कि वो बी का कंसेंट उस पर ले सके कि बी ए का घर खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता है। इसी का मतलब है कि ए जो है वो बी के सामने एक प्रपोजल रख रहा है, ठीक है, ए प्रपोजल रख रहा है। सिंपली मतलब बस इतना आप समझिए कि जब कोई एक पर्सन अपनी इच्छा को दूसरे के सामने प्रेजेंट करता है, अपने विलिंगनेस को प्रेजेंट करता है किसी काम को करने या किसी काम को ना करने के लिए, इस उद्देश्य के साथ कि सामने वाला पर्सन जिसको हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं उसका कंसेंट लिया जा सके कि वो काम करेगा या नहीं करेगा, इसी का मतलब प्रपोजल या ऑफर होता है। अब डेफिनेशन में हमने दो तरीके की चीज़ देखी, दो नेचर देखा है। पहला है टू डू समथिंग और दूसरा है टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। मतलब इसमें एक में नेगेटिव है और एक में पॉजिटिव चीज़ है। टू डू समथिंग, कुछ करने की बात कही जा रही है, तो ये पॉजिटिव प्रपोजल है एक तरीके से, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ ना करने की, तो ये नेगेटिव प्रपोजल है। ऑल राइट, ठीक है। डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे कि प्रपोजल की एसेंशियल कंडीशन क्या होती है। कोई भी वैलिड प्रपोजल बनाया जाता है तो किसी भी प्रपोजल को वैलिड होने के लिए, प्रपोजल को वैलिड होने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले तो वी कैन से डैट कि देयर मस्ट बी टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ठीक है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एसेंशियल कंडीशन फॉर अ वैलिड प्रपोजल इज दैट कि देयर मस्ट बी टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। जैसा हमने पहले इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि जो सबसे पहला कंडीशन होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो ये होता है कि कम से कम एटलीस्ट दो जने होने चाहिए, क्योंकि कोई भी पर्सन खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा हमें कोई दूसरे पर्सन की ज़रूरत होती है, तो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होनी चाहिए। अभी इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। उसकी कॉम्पिटेंसी वगैरह हम आगे सेक्शन 11 में पढ़ेंगे जाके, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि हमारे पास दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि सिग्निफिकेशन ऑफ ऑफर। सिग्निफिकेशन ऑफ ऑफर का मतलब होता है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर से क्या मतलब है? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर से मतलब ये है कि अगर कोई मिस्टर ए हैं, वो कोई प्रपोज़ल देना चाहते हैं मिस्टर बी को, तो वो प्रॉपरली अपने प्रपोज़ल को या प्रॉपरली अपने ऑफ़र को मिस्टर बी को कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे कि मैं ये प्रपोज़ल आपके सामने रखना चाहता हूँ। द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर शुड बी फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट टू द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड, ठीक है। मतलब जो पर्सन है जो कम्युनिकेशन करना जो ऑफ़र दे रहा है उससे उस पर्सन तक कम्युनिकेट होना चाहिए प्रॉपरली जिसके लिए ये ऑफ़र बनाया जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम द पर्सन मेकिंग इट टू द पर्सन टू whom इट इज़ मेड। ऑल राइट, तो सबसे पहले टू कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होना चाहिए। दूसरा है जो पर्सन बना रहा है वो प्रॉपरली उसको कम्युनिकेट करेगा उस पर्सन को जिसके लिए बनाया जा रहा है। तीसरा है इंटेंशन टू डू एन एक्ट और ओमिट। इट मीन्स दैट कि देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू डू एन एक्ट और ओमिट टू डू समथिंग, जो कि हमने ऑलरेडी डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है, किसी काम को करने या किसी काम को ना करने की इंटेंशन के साथ, विच इन्वॉल्व पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ शॉर्ट्स ऑफ प्रपोजल। ऑब्टेन एसेंट, ऑब्टेन एसेंट भी हमने पढ़ा है डेफिनेशन में, डैट
the proposal is it means that कि the proposal is made to obtain descent for the doing or for not doing of that act from the person to whom it is made। जिस पर्सन के लिए बनाया जा रहा है, जिस पर्सन को एड्रेस कर रहे हैं हम प्रपोजल, उस पर्सन से उसका कंसेंट लेना है कि आप वो एक्ट करोगे या नहीं करोगे। कोई भी काम करने या ना करने के लिए हमें एसेंट लेना है, एसेंट लेना है यानी कि कंसेंट लेना है, ठीक है। और उसके बाद है हमारा नॉट बी मेयर शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। नॉट बी मेयर शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि मियरली जो प्रपोजल या ऑफ़र बनाया जा रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप मियरली एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। रेदर इट मस्ट बी अ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन टू डू एन एक्ट और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए कि आप एक फाइनल स्टेटमेंट दे रहे हो, अपनी इंटेंशन सामने वाले पर्सन को प्रेजेंट कर रहे हो तो डू एन एक्ट और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। एंड लास्ट वी हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप से क्या मतलब है, जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसमें एक एसेंशियल कंडीशन होती है लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का। अगर लीगल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होएगी। और फ्यूचर में अगर कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरीके की एनी शॉर्ट ऑफ डिफ़िकल्टी अराइज होती है, कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है, पार्टीज़ में से कोई भी पार्टी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती है या फिर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होती है, तो पार्टीज़ का एक दूसरे के प्रति कोई भी राइट या फिर लाइबिलिटी अराइज नहीं होगा और उस कंडीशन में आप रेमेडी नहीं क्लेम कर पाओगे, ठीक है। कांट क्लेम रेमेडी। तो अनसर्टेनिटी से बचने के लिए कभी ब्रीच हो रहा है या फिर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अराइज हो रही है, उस टाइम पे अगर आपको रेमेडी क्लेम करनी है या फिर कॉम्पनसेशन क्लेम करना है तो इट इज़ मस्ट कि आप दोनों पार्टीज़ के बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो ताकि एक दूसरे के प्रति हमारे कुछ राइट्स हों, कुछ लाइबिलिटीज़ हों। ऑल राइट। तो अब ये जो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, इस पर हमारी जुडिशरी ने और कॉमन लॉ ने भी बहुत सारा इंटरप्रिटेशन किया है। बहुत सारे केस लॉज हैं जो कि लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, तो हम उनमें से कुछ केसेस को यहाँ पे डील कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसमें जो लैंडमार्क जजमेंट है वो बाल्फोर वर्सेस बाल्फर का केस है। बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस है। इसमें क्या हुआ था बाल्फर वर्सेस बाल्फर के केस में, तो जब भी हम इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो इसमें मोस्टली हम फैमिली अरेंजमेंट से या फिर फैमिली सेटलमेंट के केसेस को पढ़ने वाले हैं, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स को पढ़ेंगे। जैसे कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ हो गया या फिर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन हो गया, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या उनके बीच में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होता है एंड ऑल, ये चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे एक लीडिंग केस जो है वो बाल्फर वर्सेस बाल्फर है। इस केस में होता क्या है, बाल्फर एंड बाल्फर जो होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं, दे वर रिसाइडिंग इन श्रीलंका। कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस अराइज होते हैं कि मिस्टर बाल्फर मिसेस बाल्फर को लेके इंग्लैंड जाते हैं और मिस्टर बाल्फर का जो बिज़नेस होता है, जो काम होता है, वो श्रीलंका में सिचुएटेड होता है और मिसेस बाल्फर की कुछ मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से वो वापस मिस्टर बाल्फर के साथ वापस नहीं आ पाती हैं श्रीलंका। तो मिस्टर बाल्फर उन्हें इंग्लैंड में छोड़ के श्रीलंका आ जाते हैं और वो उनसे प्रॉमिस करते हैं कि वो उन्हें हर महीने कुछ सम ऑफ अमाउंट भेजा करेंगे जिससे उनकी मेंटेनेंस हो सके, उनके खर्चे निकल सके। कुछ टाइम तक तो वो भेजते हैं पर शॉर्टली आफ्टर वाइट वो भेजना बंद कर देते हैं। तो इससे क्या करती हैं जो मिसेस बाल्फर होती है ना, सी फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट हिम, सी फाइल्ड अ लॉ सूट अगेंस्ट हर हस्बैंड, ठीक है। तो कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट इस चीज़ का क्या निर्णय निकालती है, कोर्ट ये कहती है कि जो फैमिली अरेंजमेंट्स होते हैं उसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है, क्योंकि फैमिली का जो रिलेशनशिप होता है वो वैश्वासिक संबंध होता है, वो म्यूचुअल ट्रस्ट पे बेस्ड करता है। फैमिली मेम्बर्स का जो रिलेशनशिप होता है वो फैमिली टाइज, पारिवारिक संबंध और आपस के म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन पे बेस्ड करता है। उनके बीच में कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं होता है कि वो एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे आपस में जो कि कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर इन्फोर्सिएबल होगा। ऑल राइट। तो यहाँ पे मिसेस बाल्फर जो होती हैं उनके प्ली को डिसमिस कर दिया जाता है, उनके प्ली को डिसमिस कर देती है कोर्ट ऑफ लॉ और कहा जाता है कि फैमिली मेंबर्स के जो रिलेशनशिप होते हैं वो किस पे बेस्ड करते हैं,
वो बेस्ड करते हैं म्यूचुअल लव, अफेक्शन एंड ट्रस्ट पे, ठीक है। उनके बीच में कोई भी इंटेंशन नहीं होता है, देयर इज़ नो इंटेंशन बेसिकली टू क्रिएट लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, ऑल राइट, जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सिएबल हो। ठीक ऐसे ही एक और केस आया था जोन्स वर्सेस पैटवर्डन का। जोन्स वर्सेस पैटवर्डन का एक केस आया था। ये केस जो था वो ठीक बाल्फर वर्सेस बाल्फर जैसा ही था। बाल्फर वर्सेस बाल्फर का केस जो था वो हस्बैंड एंड वाइफ का केस था, और पैटवर्डन वर्सेस जॉन्स वर्सेस पैटवर्डन का जो केस था वो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बारे में था। ऑल राइट, सपोज इट आपके जो मम्मी पापा हैं वो आपसे कहते हैं, प्रॉमिस करते हैं, बेसिकली कहते हैं कि अगर तुम इस बार के एग्जामिनेशन में 85% से ज़्यादा मार्क्स लाओगे या 90+ मार्क्स लाओगे तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी लेटेस्ट मॉडल की बाइक दिलाऊंगा, ठीक है, बाइक दिलाऊंगा। आप उनकी बात मान जाते हो, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो और एग्ज़ाम्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, आपके 90% से भी ज़्यादा मार्क्स आते हैं। फिर आप अपने मम्मी पापा के पास जाते हो और कहते हो कि मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया, अब आप भी पूरा करो, आप मुझे बाइक दिलवा दो, ठीक है। लेकिन आपके मम्मी पापा मना कर देते हैं कि नहीं, मैं बाइक नहीं दिलवाऊंगा या नहीं दिलवाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मम्मी पापा मना कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स के मना करने पे आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे और वहाँ पे जाके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनके अगेंस्ट लॉ सूट फाइल करोगे, ठीक है। ठीक यही चीज़ इस केस में हुआ था। इस केस में भी एक मदर रहती हैं, वो अपने डॉटर की स्टडी वगैरह के सारे खर्चे उठाती हैं, बेसिकली अपने डॉटर को वो बार एजुकेशन दिलाती हैं, यानी कि लॉ की पढ़ाई करवाती हैं, ठीक है। उनकी डॉटर जो रहती है वो इंडियन एम्बेसी जो वॉशिंगटन में सिचुएटेड है वहाँ पे वो काम करती है, और वो अपने मदर के ही घर में रिसाइड करती है, अपने मदर के घर में रहती है। शी रिसाइड्स इन हर मदर्स हाउस, ठीक है। बेसिकली जो मदर रहती हैं वो अपने डॉटर के सारे पढ़ाई का खर्चा उठवाती हैं, और उनकी जो बेटी रहती है वो अपने माँ के घर में ही रहती है, और वो इंडियन एम्बेसी में शायद एक वर्किंग वुमेन रहती है। आगे जाके मदर और डॉटर में कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में अब ये झगड़ा रहता है कि वो घर किसका है, वो मदर का है या डॉटर का है, घर में रहेगा कौन। तो कोर्ट ऑफ लॉ क्या डिसीजन देती है? कोर्ट ऑफ लॉ ठीक वही डिसीजन देती है जो कि बाल्फर वर्सेस बाल्फर के केस में आया था। इसमें भी कोर्ट ऑफ लॉ वही चीज़ कहती है कि ऐसा प्रिजम्पशन किया जाता है कि जो फैमिली अरेंजमेंट्स होते हैं, जो फैमिली रिलेशनशिप होते हैं, वो म्यूचुअल ट्रस्ट, फैमिली टाइज, लव एंड अफेक्शन पे बेस्ड करते हैं। एंड वी कैन से दैट कि देयर इज़ नो एनी शॉर्ट ऑफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट केपेबल ऑफ इन्फोर्समेंट इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, ठीक है। यहाँ पे कोई कंसिडरेशन नहीं होता है, और कॉन्ट्रैक्ट के जो भी स्टेप्स होते हैं, जो प्रोसीजर्स होते हैं, उनको नहीं फॉलो किया जाता है। परिवार के लोगों के बीच में ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं होता है कि वो आपस में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने वाले हैं। उनका जो भी संबंध होता है वो आपसी व्यवहार में, प्रेम में रहता है, अफेक्शन एंड लव पे बेस्ड रहता है, ठीक है। तो इस केस को भी कोर्ट ऑफ लॉ डिसमिस कर देती है। ऑल राइट, ठीक है। तो अभी हमने एसेंशियल एलिमेंट्स देख लिया। अब हम काइंड्स ऑफ प्रपोजल पे जाने से पहले पार्टीज़ भी देख लेते हैं कि पार्टीज़ कौन कौन सी होती हैं प्रपोजल में। तो प्रपोजल में बेसिकली 2 पार्टीज़ होती हैं, 2 पार्टी होती है। एक जो ऑफ़र देता है और एक जिसको ऑफ़र दिया जाता है, जो ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है। तो जो पर्सन ऑफ़र देता है उसको प्रपोजर या फिर ऑफरर कहते हैं, प्रपोजर या ऑफरर कहते हैं। और जिस पर्सन को दिया जा रहा है उसको प्रपोजी या फिर ऑफरी कहते हैं, या फिर इसको एक्सेप्टर भी कहते हैं, ठीक है। प्रपोजल का मीनिंग हमने देख लिया, इसकी क्या एसेंशियल कंडीशन होती है हमने देख लिया, कुछ केसेस से हमने डील किया। अभी पार्टीज़ भी देख लेते हैं। तो प्रपोजल में बेसिकली 2 पार्टी होती है, एक पर्सन जो प्रपोजल दे रहा है, जो ऑफ़र कर रहा है, और दूसरा पर्सन जिसके लिए वो प्रपोजल या ऑफ़र बनाया गया है। तो जो पर्सन प्रपोज करता है, ऑफ़र देता है, उसको ऑफरर या प्रपोजर कहते हैं, और जिसके लिए किया जा रहा है वो प्रपोजी, ऑफरी या एक्सेप्टर होता है, ठीक है। अब हम इसके काइंड्स को देखते हैं कि कितने काइंड्स में इनको डिवाइड किया गया है। तो काइंड्स ऑफ प्रपोजल में या ऑफ़र में सबसे पहले हमारे पास एक्सप्रेस ऑफ़र होता है।
अब एक्सप्रेस ऑफर से क्या मतलब है, तो जैसे कि शब्द से ही क्लियरली सिग्निफाई हो रहा है कि एक्सप्रेस का मतलब होता है एकदम व्यक्त किया हुआ, ठीक है। तो एक्सप्रेस ऑफर बेसिकली वी कैन से डैट कि वैसे ऑफर्स होते हैं जो कि क्लियरली स्टेटेड होते हैं। एक्सप्रेस ऑफर्स आर बेसिकली मेड इधर बाय स्पोकन और रिटन वर्ड, ठीक है। ये या तो शब्दों को बोल के या तो लिख के व्यक्त किया जाता है। वी कैन से डैट कि एक एक्सप्रेस ऑफर जो होता है, एक एक्सप्रेस प्रपोजल जो होता है वो वर्ड्स के थ्रू किया जाता है। वर्ड्स के थ्रू प्रपोजल या ऑफर दिया जाता है जो कि इधर स्पोकन और रिटन फॉर्म में होते हैं, या तो बोल के किया गया होता है या तो लिख के किया गया होता है, ठीक है। जो कि टर्म्स ऑफ जो भी कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट होते हैं, जो प्रपोज्ड अग्रीमेंट है, उनके जो भी टर्म्स हैं, जो भी कंडीशंस हैं, उनको क्लियरली स्टेट करता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डैट कि इट इज़ अ क्लियर एंड डायरेक्ट ऑफर कम्युनिकेटेड इन स्पोकन और रिटन फॉर्म, रिटन लैंग्वेज में, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझो, ए है वो बी को ऑफर देते हैं कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार, आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू, ठीक है, फॉर $10,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए है वो बी को क्लियरली ऑफर दे रहे हैं, बोल रहे हैं, वर्ड्स के थ्रू बोल रहे हैं कि मैं अपनी कार तुम्हें $10,000 में बेचना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रपोजल है वो बहुत ही क्लियरली हो रहा है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। इसमें जो पार्टीज़ हैं वो भी यहाँ पे क्लियरली स्टेटेड है, दो पार्टी हैं ए और बी हैं। जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है कार, वो भी सर्टेन है, कितने में बेचेंगे वो भी सर्टेन है, $10,000। मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जो भी कंडीशन है वो फुलफिल की जा रही है, ठीक है। बहुत ही क्लियरली स्टेटेड है, क्लियर है, डायरेक्ट है। वर्ड्स जो हैं वो स्पोकन और रिटन फॉर्म में हो सकते हैं, वही एक्सप्रेस ऑफर होते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास एक इम्प्लाइड ऑफर भी होता है। जो इम्प्लाइड ऑफर होता है या जो इम्प्लाइड प्रपोजल होता है, वो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ऑफर या प्रपोजल होता है जो कि वर्ड्स के थ्रू नहीं किया जाता है। हमने एक्सप्रेस में तो देखा कि हम शब्दों के थ्रू करते हैं, या तो बोल के कर देते हैं या फिर उसी चीज़ को हम लिख देते हैं प्रॉपर, सपोजिट लेटर के थ्रू कर दिया या फिर मेल कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन इम्प्लाइड ऑफर में क्या होता है कि वर्ड्स का यूज़ नहीं होता है, बल्कि जो ऑफरर होता है या जो प्रपोजल होता है वो अपने जो भी विलिंगनेस होती है, जो भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है, उसको किसी कंडक्ट के थ्रू, किसी एक्शन के थ्रू, किसी जेस्चर के थ्रू वो कन्वे करता है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इम्प्लाइड ऑफर, ठीक है। एक ऐसा ऑफर जो कि इन्फर्ड हो, ऑफर इन्फर्ड हो फ्रॉम एक्शन और सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। All right, we can say that कि when a proposal or acceptance is conveyed in a manner other than using words, ठीक है। जब भी प्रपोजल या ऑफ़र जो है वो एक ऐसे मैनर में कन्वे किया जा रहा है, ऐसे मैनर में दिया जा रहा है जिसमें वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उसे हम कह सकते हैं कि वो इम्प्लाइड ऑफ़र है। इसका मतलब ये है कि ये ऑफ़र जो होता है वो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं होता है, बल्कि जो प्रपोजल होता है या जो ऑफरर होता है उसके एक्शन से या फिर उसके जेस्चर से, उसके कंडक्ट से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, या फिर जो सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस हैं या जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनके किसी भी एक्शन से पता चलता है, इन्फॉर्ड होता है, उसे हम इम्प्लाइड ऑफर कहते हैं। जैसे वही कार वाला एग्जांपल हम लेते हैं। जो ए हैं वो अपनी कार को, ए जो है वो अपनी कार को बी के घर के बाहर ड्रॉप कर देते हैं अलॉन्ग विथ अ प्राइस टैग, ठीक है। प्राइस टैग लगा के उसके घर के बाहर छोड़ देते हैं। इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या मीनिंग कन्वे हो रही है? इससे ये मीनिंग कन्वे हो रही है कि ए ने अपने कार को बी के घर के बाहर एक बड़ा सा प्राइस टैग लगा के छोड़ दिया है, मतलब ही वॉन्ट्स टू सेल हिज कार टू बी। अब बी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद वी हैव जर्नल ऑफ़र। जर्नल ऑफ़र से क्या मतलब होता है? एक ऐसा ऑफ़र होता है जो कि वर्ल्ड एट लार्ज के लिए होता है। जर्नल ऑफ़र को समटाइम वी कैन ऑल्सो से डैट कि ये एक ओपन ऑफ़र होता है, ठीक है। ओपन ऑफ़र होता है, इट इज़ एन ऑफर दैट इज़ ओपन टू एनीवन। इसमें कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल नहीं होता है, जैसे हमने अभी तक एक्सप्रेस में और इम्प्लाइड ऑफ़र में देखा कि एक पार्टी है जो दूसरे पार्टी को ऑफ़र दे रही है, इधर वर्ड्स के थ्रू या फिर कंडक्ट या एक्शन के थ्रू। लेकिन जनरल ऑफ़र में क्या होता है? एक ऐसा ऑफ़र होता है जो कि खुला हुआ होता है, जिसे कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है, जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफ़िल कर रहा है
और वो डिज़ायरस है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो वो एक ओपन ऑफर होता है और ये इफ़ेक्टिवली मेड टू द पब्लिक इन जनरल होता है। ठीक है। और ये जो जनरल ऑफ़र होता है वो दो तरीके से होता है। जनरल ऑफ़र जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक एक्सेप्टेंस बाय इंडिविजुअल होता है और एक की एक्सेप्टेंस जो होती है वो बाय मेनी पर्सन होता है या फिर पब्लिक एट लार्ज। ठीक है। इसको हम केसेस के थ्रू समझेंगे तब ये क्लियरली समझ में आएगा कि इंडिविजुअल के द्वारा कैसे एक्सेप्ट होती है और मेनी पर्सन के द्वारा कैसे एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं जनरल ऑफ़र को। हमने देखा कि एक ऐसा ऑफ़र होता है जो किसी के लिए भी ओपन होता है, कोई भी पर्सन उसे एक्सेप्ट कर सकता है। वी कैन ऑल्सो से डैट कि वैन एन ऑफर इज़ मेड टू पब्लिक एट लार्ज एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड बाई एनी वन, जो कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो उसे हम जर्नल या फिर पब्लिक प्रपोजल या जर्नल या पब्लिक ऑफर कहते हैं। ठीक है। इसमें जो लीडिंग केस है वो कार्डिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस है। मैंने यहाँ पे नीचे इस केस के सारे फैक्ट्स को भी मेंशन करा है अलॉन्ग विद द डिसीजन। ठीक है। जो कि क्वींस बेंच ने दिया था। इसका डिसीजन जो था वो क्वींस बेंच की तरफ से आया था, जिसमें जस्टिस बॉबिन थे। ठीक है। तो इसमें इसका फैक्ट क्या था? फैक्ट ये था कि एक कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी नाम की एक कंपनी रहती है। कार्बोलिक स्मोक बॉल एक कंपनी रहती है जो कि दवाइयाँ वगैरह बनाने का काम करती है। तो वो अपने लोकल न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं और एडवर्टीज़मेंट में ये कंटेंट मेंशन रहता है कि कोई भी पर्सन जो हमारे इस मेडिसिन को परचेज़ कर रहा है, ये एक स्मोक बॉल को परचेज़ कर रहा है, वो इन्फ्लुएंजा, कोल्ड या फिर उसी से रिलेटेड किसी और भी डिजीज़ से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। उसके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। और अगर मेडिसिन को यूज़ करने के बाद भी वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है तो हमारी कंपनी उसे 100 पाउंड्स क्या करेगी? पे करेगी। ठीक है। और अपने इस ऑफ़र के प्रति अपनी सिंसियरिटी को दिखाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कंपनी वाले क्या करते हैं, अपने सिंसियरिटी को इस मैटर में डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए वो अलायंस बैंक में 1000 पाउंड डिपॉजिट भी करा देते हैं और ऐसा पेपर में लिखा रहता है ताकि लोगों को लगे कि हाँ वो इस मैटर को लेकर सिंसियर हैं और उन्होंने 1000 पाउंड्स को डिपॉजिट भी कराया है। एक कस्टमर होती है मिसेस कार्लिल, वो अकॉर्डिंगली मेडिसिन को परचेज़ करती हैं और जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उस मेडिसिन को कंज्यूम करती हैं, बट स्टिल सी केम इन कॉन्ट्रैक्ट विथ इन्फ्लुएंजा। तो वो कंपनी को सू करती हैं फॉर द रिवॉर्ड। वो कंपनी के ऊपर केस करती हैं कि भैया आपने जो क्लेम किया था मैंने वैसा ही किया पर मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया, अब चलो आप मुझे 100 पाउंड्स दो। जब कोर्ट ऑफ लॉ में केस जाता है तो कंपनी का क्या आर्गूमेंट रहता है, कंपनी क्या प्ले लेती है? कंपनी ये आर्गूमेंट लेती है, अपने डिफेंस में कहती है कि हमारा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि हम लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप क्रिएट करें। ठीक है। हमारा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम कोई अग्रीमेंट क्रिएट करें, बल्कि ये तो हमारी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ताकि हमारा सेल बूस्ट हो सके। अपने सेल को बढ़ाने के लिए हमने सिर्फ ये एक तरीका अपनाया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अट्रैक्ट हो सकें और मेडिसिन को ख़रीद सकें। ठीक है। इसके अलावा वो ये बात भी कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्पेसिफिक पर्सन के साथ किया जाता है। सिंस यहाँ पे हमने किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या फिर स्पेसिफिक इंडिविजुअल को मेंशन नहीं करा था, डायरेक्ट नहीं किया था, तो हम ऑब्लिगेटेड नहीं है टुवर्ड्स मिसेस कार्लिल टू पे हर द स्टेटेड 100 पाउंड्स। ठीक है। ऐसा वो बोलती हैं। लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ की जो रूलिंग होती है वो मिसेस कार्लिल के फेवर में आती है। कोर्ट ऑफ लॉ कहती है कि जर्नल ऑफर एक ऐसा ऑफर होता है जो ओपन टू पब्लिक एट लार्ज होता है। इसमें अनलाइक द स्पेसिफिक ऑफर हमें एक्सप्लिसिटली कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्पेसिफिक ऑफर में तो हम जिस पर्सन के लिए ऑफर बना रहे हैं उसको हम एक्सप्रेसली जाके उसको बताते हैं और वो पर्सन उसे एक्सेप्ट करता है। लेकिन जर्नल ऑफर में एक्सप्लिसिटली एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है और उसे कम्युनिकेशन की, बल्कि कोई भी पर्सन XYZ जो भी पब्लिक का पार्ट है, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करता है अकॉर्डिंगली, तो ऐसा माना जाता है कि वो ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जो मिसेस कार्लिल हैं उन्होंने स्मोक बॉल को परचेज करा, उसे कंज्यूम करा एंड आफ्टरवर्ड्स शी केम इन कॉन्ट्रैक्ट विद इन्फ्लुएंजा। तो आप लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप तो क्रिएट हो चुकी है, लीगली बाइंडिंग रिलेशनशिप तो क्रिएट हो चुकी है। दैट्स वाई यू आर लाइबल टू पे हर रिवॉर्ड। ठीक है। आप रिवॉर्ड देने के लिए प्लेंटिफ को लाइबल हो। ठीक है। यही है एक्सेप्टेंस बाय मेनी पर्सन। एक्सेप्टेंस बाय मेनी पर्सन यही है कार्लिल वाला केस। ठीक है।
मिसेस कार्लिल का केस जो है वही एक्सेप्टेंस बाय मेनी पर्सन है। कैसे? क्योंकि ये एक ऐसा ऑफर था जो जनरल पब्लिक एट लार्ज के लिए ओपन था। ठीक है, अब पब्लिक एट लार्ज में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने इस चीज़ को किया होगा, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल किया होगा। मिसेस कार्लिल भी पब्लिक का पार्ट थी, उन्होंने सारे टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया और जब वो इन्फ्लुएंजा के कॉन्ट्रैक्ट में आ गई तो उन्होंने कंपनी को सू कर दिया। ठीक है, तो कोई भी पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक वैसा ही एक लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस है। इसमें मिसेस गौरी दत्त होती हैं जिनका एक नेफ्यू होता है, वो मिसिंग हो जाता है। तो वो न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट निकालती हैं, एक इश्तेहार निकालती हैं कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा मैं उसे सर्टेन सम ऑफ मनी से रिवॉर्ड करूँगी। ठीक है, उनके जो एक सर्वेंट होते हैं, उनके जो एक हेल्पर होते हैं लालमन शुक्ला, ठीक है, वो बच्चे को ढूंढ के लाते हैं। मीनवाइल उन्हें पता नहीं होता है कि मिसेस गौरी दत्त ने ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट दिया है न्यूज़पेपर में। वो बच्चे को ढूंढ के लाते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन तो फुलफिल कर दिया। गौरी दत्त चाहती थी बच्चा ढूंढ के कोई ला दे और लालमन शुक्ला उनके बच्चे को ढूंढ के ला देते हैं, तो उन्होंने अननोइंगली कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फुलफिल कर दिया। तो यहाँ पे एक पर्सन ने, जो लालमन शुक्ला है, बच्चा तो अब एक ही है, नेफ्यू तो यही एक सिंगल पर्सन है ना, एक ही बच्चा है, नेफ्यू एक ही है, तो लालमन शुक्ला ने टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल कर दिया। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस बाय वन पर्सन हुआ। किसके द्वारा एक्सेप्टेंस हुआ? लालमन शुक्ला जी के द्वारा एक्सेप्टेंस हुआ इस ऑफर का। तो ये एक्सेप्टेंस बाय इंडिविजुअल है। ठीक है, अब एक केस आता है, या फिर कह सकते हो कि एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि क्या जर्नल ऑफर एक वैलिड ऑफर है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा व्यू है कि जर्नल ऑफर एक वैलिड ऑफर नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जनरल ऑफर जो है वो एक वैलिड ऑफर है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस, सर्टेनली जर्नल ऑफर जो है वो एक वैलिड ऑफर है। इसमें आप अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए ये केसेस मेंशन कर सकते हो, जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का केस कर सकते हो, मिसेस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस कर सकते हो, एट्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि जो भी पर्सन पब्लिक एट लार्ज में जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करता है, माना जाता है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली जर्नल ऑफर जो है वो एक वैलिड ऑफर है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है स्पेसिफिक ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है? ये जर्नल ऑफर का ही अपोजिट ऑफर है। वी कैन से दैट कि स्पेसिफिक ऑफर जो होता है वो किसी एक स्पेसिफिक सर्टेन या पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे ए है, वो बी को ऑफर दे रहे हैं टू, और ए जो है वो बी को ऑफ़र दे रहे हैं टू सेल हिज फ़ोन। तो यहाँ पे पार्टीज स्पेसिफिक है। ए जो प्रपोजर हैं या जो ऑफरर हैं वो स्पेसिफिक पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन बी को ऑफ़र दे रहे हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन है, तो जब भी हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑफ़र देते हैं तो वो स्पेसिफिक ऑफ़र होता है। वी कैन से दैट कि व्हेन द ऑफर इज़ मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स और एनी पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाई ओनली दैट पर्सन टू होम इट इज़ मेड इज़ नोन एज स्पेसिफिक ऑफर। मतलब इसमें स्पेसिफिक पार्टीज़ होती हैं। ऑफरर या प्रपोजर एक रहता है जो कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या फिर पर्टिकुलर आइडेंटिफाइड इंडिविजुअल को ऑफ़र देता है। ठीक है, और जो ऑफ़र का एक्सेप्टेंस होता है वो सिर्फ वही पर्सन कर सकता है जिसको ये ऑफ़र या प्रपोजल दिया जा रहा है। इसके अलावा कोई XYZ या फिर थर्ड पर्सन नहीं कर सकता। उसी को हम स्पेसिफिक या पर्टिकुलर ऑफ़र कहते हैं। ठीक है, अब एक और इसका काइंड है काउंटर ऑफ़र। काउंटर ऑफ़र क्या होता है? काउंटर ऑफ़र, क्रॉस ऑफ़र, ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, काउंटर ऑफ़र क्या होता है? काउंटर ऑफ़र का मतलब ये होता है जब एक ऑफ़र, काउंटर ऑफ़र बहुत सिंपल है। काउंटर ऑफ़र का मतलब ये होता है कि जब कोई पर्सन ऑफ़र दे रहा होता है तो सामने वाला पर्सन उस ऑफ़र को एज इट इज़ एक्सेप्ट या डिनाई नहीं करता है, बल्कि उसमें अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ अमेंडमेंट कर देता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर सपोजिट ए जो है वो बी को कुछ ऑफ़र दे रहे हैं तो बी जो है वो इनके ऑफ़र को ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना तो रिजेक्ट कर रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि ठीक है मैं आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँगा, पर अपनी तरफ से वो कुछ मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, रेदर्स मेक another offer amended form। ठीक है, इट इज़ नोन एज काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर का कंसिक्वेंसेस क्या होता है? तो इसका कंसिक्वेंस ये होता है कि जो इनिशियल ऑफ़र होता है उसको वो क्या करता है? रिवोक कर देता है।
इनिशियल ऑफर को रिवोक कर देता है। काउंटर ऑफर का बेसिकली मतलब होता है कि व्हेन द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, जिस पर्सन को ऑफर दिया जा रहा है वो पर्सन ऑफर को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करता, रेदर वो क्या करता है कि उस ऑफर को अपनी तरफ से फ्रॉम हिज ओन साइड अमेंड करता है, कुछ मॉडिफिकेशन ला देता है, उसी को काउंटर ऑफर कहते हैं, काटना कहते हैं, ठीक है। काट देता है वो उस ऑफर को और अपनी तरफ से कुछ चीज़ों को ऐड ऑन कर देता है। ये इनिशियल ऑफर को रिजेक्ट कर देता है, रिवोक कर देता है। इसका एक लीडिंग केस जो है वो हाइड वर्सेस रेंच का केस है। हाइड वर्सेस रेंच, इस केस में क्या होता है, दो पार्टीज़ होती हैं ए एंड बी। ए जो होते हैं वो ऑफ़र करते हैं दैट ही वॉन्ट्स टू सेल हिज फार्म हाउस टू बी, फार्म हाउस बेचना चाहते हैं बी को 1000 पाउंड्स में, ठीक है। अब बी क्या करता है, बी कहता है कि मैं आपके फार्म हाउस को परचेस तो करूँगा, मैं आपके फार्म हाउस को ख़रीद लूँगा, लेकिन 1000 पाउंड्स में नहीं, 950 पाउंड्स में, ठीक है। क्या आप बेचोगे, ये बार्गेनिंग करना शुरू करता है। तो ए जो रहते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मैं 1000 पाउंड में ही बेचूंगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो इनिशियल ऑफर था जो ए की तरफ से आया था 1000 पाउंड्स में फार्म हाउस को बेचने का, वो ख़त्म हो चुका है, वो रिवोक हो चुका है, क्योंकि बी ने सामने से अपना एक और ऑफर रख दिया 950 पाउंड वाला, ठीक है। इवेंचुअली इस केस में क्या होता है कि आगे जाने के बाद जो बी है, पार्टी बी है, जो प्रपोजी है, वो मान जाती है और कहती है कि चलो ठीक है मैं 1000 पाउंड्स में आपका फार्म हाउस खरीद लूँगा। सो जो इनके बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है उसमें कोर्ट ऑफ लॉ क्या डिसीजन देती है, कोर्ट ऑफ लॉ ये कहती है कि अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि जो इनिशियल ऑफ़र था वो अपने आप इप्सो फैक्टो रिवोक हो चुका था उसी समय जब बी ने ऑफ़र को एज इट इज़ एक्सेप्ट ना करते हुए उसको अपने तरफ से अमेंड कर दिया, उसमें कुछ और चीज़ें ऐड ऑन कर दी, ठीक है। तो अगर आपको ख़रीदना है फार्म हाउस तो आपको फिर से कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको फिर से वो ऑफ़र, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कंसिड्रेशन, अग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें करनी होंगी। तो यहाँ पे पार्टीज़ बदल जाएंगी, पहले ए जो था वो प्रपोजर था और बी जो था प्रपोजी थी, अब बी जो है वो ऑफरर बन जाएगा और ए ऑफरी बन जाएगी, ठीक है। अब क्या होता है, कोर्ट ऑफ लॉ ये भी कहती है कि एक बार जब इनिशियल ऑफर या ओरिजिनल ऑफर ख़त्म हो जाती है तो वो अपने आप रिवाइव नहीं होती है, बल्कि पार्टीज़ हैज़ टू मेक ए न्यू ऑफर, ठीक है। एक और इसका केस था, टिन वर्सेस होफमैन का केस था, टिन वर्सेस होफमैन का एक केस था, उसको भी हम देख सकते हैं। टिन वर्सेस होफमैन ने क्या, सॉरी टिन वर्सेस होफमैन इसका नहीं है, वो क्रॉस ऑफ़र का केस है, इसको हम आगे देखेंगे। क्रॉस ऑफ़र क्या होता है, क्रॉस ऑफ़र का मतलब ये होता है कि जब दोनों पार्टीज़ अननोइंगली एक दूसरे को सेम ऑफ़र विद द सेम एसेंशियल एलिमेंट देती है तो उसको क्रॉस ऑफ़र कहते हैं, ठीक है। व्हेन अ पर्सन मेक्स एन ऑफर टू द अदर पर्सन एंड दैट अदर पर्सन मेक्स द सेम ऑफर टू दैट ऑफर, इट इज़ सेड टू बी क्रॉस ऑफ़र। मतलब ये है कि ए है वो बी को ऑफ़र दे रहा है कि आई वॉन्ट टू सेल माई फ़ोन टू यू, ठीक है, 10,000 रुपीज़ में, और एट द सेम टाइम अननोइंगली बी भी ए को ऑफर देता है कि हे मिस्टर ए, आई वॉन्ट टू परचेज योर फ़ोन फॉर 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो दोनों ही पार्टीज़ जो होती हैं सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, दोनों सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके एक दूसरे को ऑफ़र दे रही होती हैं। यहाँ पे पार्टीज़ भी सेम होती है, सब्जेक्ट मैटर भी सेम होता है और हर सारी चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है। तो इसी को क्रॉस ऑफ़र कहते हैं। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट केस है वो टिन वर्सेस होफमैन का केस है। इसमें क्या होता है कि जो एक पार्टी होती है वो 800 टन्स ऑफ आयरन को सेल करने के बाद कंप्लेनेंट से करती है, जो डिफेंडेंट होती है वो ऑफ़र देती है कंप्लेनेंट को कि मैं आपको अपना 800 टन ऑफ आयरन जो है वो स्पेसिफिक प्राइस में बेचना चाहता हूँ। एट द सेम टाइम जो कंप्लेनेंट रहती हैं, जो कंप्लेनेंट होते हैं वो भी डिफेंडेंट को सेम ऑफ़र करते हैं कि मैं आपका 800 टन ऑफ आयरन जो है वो परचेज़ करना चाहता हूँ एक स्पेसिफिक प्राइस पे, ठीक है। सेम क्वांटिटी में, सेम क्वालिटी में, सारी चीज़ें सेम हैं। तो कोर्ट ऑफ लॉ यहाँ पे क्या डिसीजन देती है, कोर्ट ऑफ लॉ ये कहती है, इट वॉज हेल्ड बाई द कोर्ट ऑफ लॉ दैट देयर वर ओनली 2 क्रॉस ऑफर एंड द ऑफर ऑफ नीदर ऑफ द पार्टीज हैविंग बीन एक्सेप्टेड बाय द अदर, देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट विच कुड बी इन्फोर्स्ड, ठीक है। जब दोनों पार्टीज एक दूसरे को सेम ऑफर कर रही हैं तो दोनों में से कोई भी पार्टी एक दूसरे के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये इन्फोर्स नहीं हो सकता है, ठीक है। क्रॉस कर देती है एक दूसरे के ऑफर को। इसके बाद एक स्टैंडिंग ऑफ़र आता है। स्टैंडिंग ऑफ़र होता क्या है, तो स्टैंडिंग ऑफ़र बेसिकली एक तरीके का ऑफ़र होता है जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ
टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है स्टैंडिंग ऑफर। वी कैन से डैट कि स्टैंडिंग ऑफर इज़ अ टाइप ऑफ ऑफर विच कंटिन्यूज फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम विद इन विच इट कैन बी एक्सेप्टेड। ठीक है, जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है उसी में उसका एक्सेप्टेंस करना होता है। ये भी एक तरीके से जर्नल ऑफर का ही पार्ट होता है, ये किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, जनरल पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है। कोई भी पर्सन जो उसका टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है वो पर्टिकुलरली स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट के अंदर उसको एक्सेप्ट कर सकता है। A standing offer is a type of offer that remains open for acceptance over a specific period of time. इसका जो एक अच्छा एग्जाम्पल है वो कंटिन्यूइंग टेंडर हो सकता है। कंटिन्यूइंग टेंडर होता है, एग्जाम्पल के तौर पे लो आप शॉपिंग सेंटर में जाते हो, वहाँ पे सेल चल रहा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो आपको 60% या 50% ऑफ में चलेगा, पर सिर्फ ये ऑफ़र जो है वो 15 दिन के लिए वैलिड है। तो पर्टिकुलरली 15 दिन के अंदर जो भी पर्सन टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करेगा माना जाएगा कि वो उस ऑफ़र में एंटर कर रहा है और वो एक स्टैंडिंग ऑफ़र है जो सिर्फ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन है। ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओपन है। एक इन्विटेशन टू, अब इसको हम इन्विटेशन टू ऑफ़र भी कहते हैं। इसके कुछ केसेस जो हैं वो देख लेते हैं। पहला तो है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैस केमिस्ट। इस केस में कोर्ट ऑफ लॉ ने क्या कहा था? कोर्ट ऑफ लॉ ने बेसिकली ये कहा था कि जब भी हम किसी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं जहाँ पे गुड्स को यानी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले में लगाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑफ़र दिया जा रहा है, बल्कि वो मियरली एक इन्विटेशन टू ऑफ़र है। वो पोटेंशियल बायर को इन्वाइट कर रहा है। ठीक है, अब उसमें से पोटेंशियल बायर जो भी इच्छुक होगा, जो भी विलिंगनेस जिसकी होगी, वो उसको परचेज़ करेगा और ऑफ़र में एंटर करेगा। ठीक है, इट्स डिस्प्ले ऑफ गुड्स जो होता है मियरली एन इन्विटेशन टू ऑफर रेदर देन एन ऑफर। एक और केस आया था, हार्वे वर्सेस फेसी का केस। इस केस में बोला गया था कि आप जब भी कहीं मार्केट में जाते हो, जब भी किसी शॉपिंग सेंटर पे जाते हो, वहाँ पे जो प्रोडक्ट डिस्प्ले में लगाया जाता है उसके सामने प्राइस का कोटेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक चिप्स का पैकेट है, पोटैटो चिप्स का ये पैकेट है, इसके सामने एक प्राइस टैग लगाई गई है 50 रुपीज़। तो ये ऑफ़र नहीं दिया जा रहा है बल्कि प्राइस का कोटेशन है, और जो कोटेशन ऑफ प्राइस होता है वो ऑफ़र नहीं होता है बल्कि ये एक इन्विटेशन टू ऑफ़र होता है, मियरली इन्विटेशन होता है। ठीक वैसे ही एक और केस आया था, हैरिस वर्सेस निकलसन का केस। इस केस में बोला गया था कि जब भी किसी प्रॉपर्टी को सोल्ड करने के लिए कोई ऑक्शन होल्ड किया जाता है और ऑक्शन की क्या डेट है उसकी अनाउंसमेंट की जाती है, तो वो ऑफ़र नहीं होता है बल्कि वो इन्विटेशन टू ऑफ़र होता है कि जो पोटेंशियल बायर है वो पर्टिकुलर डेट पे आए और जो भी पर्सन हाईएस्ट बिडिंग लगाएगा, जो हाईएस्ट बिडर होगा, वो पर्सन ऑफ़र में एंटर करेगा। तो बेसिकली वो एक टाइप का एडवर्टीजमेंट है जो कि पोटेंशियल बायर को इन्वाइट कर रहा है कि हम अपनी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को इस पर्टिकुलर डेट पे सोल्ड आउट करने वाले हैं, उसके लिए हमने ऑक्शन रखा है। तो जो भी पोटेंशियल बायर होंगे उनको वो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, तो इस केस में बोला गया था कि अनाउंसमेंट टू होल्ड ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर। ठीक है, मियरली एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है। अब जो पोटेंशियल बायर उसके टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बस इतना ही रहने देते हैं। हमने सेक्शन 2 क्लॉज ए प्रपोजल को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा आपको प्रपोजल में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। हमने प्रपोजल की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से देखा, अलॉन्ग विद द डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स। हमने उसके जो भी काइंड्स होते हैं वो देख लिया, कुछ लीडिंग केसेस देख लिए जो लैंडमार्क जजमेंट्स थे, हमने इलस्ट्रेशंस देखा, एग्जाम्पल्स देखा, एसेंशियल एलिमेंट्स देखे। इसके अलावा प्रपोजल में आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे आने वाली जो भी क्लासेस होंगी उसके अंदर हम आगे के जो भी टर्म्स हैं उनको ऐसे ही अच्छे से डील करेंगे। तब तक
तक के लिए आप इसे रिवाइज़ करो, अपने नोट्स बनाओ। एंड प्लीज़ अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ जुडिस एकेडमिया। थैंक यू सो मच।